हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मैंने 7 पार्ट अपलोड कर दिए थे। जिसमें मैंने नेक्स्ट वाले पार्ट में कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, उसके बारे में बताया। उसके ऊपर मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। देखिए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 सॉल्यूशन मैग्नीशियम क्लोराइड इन 194.2 per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इट मींस द मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की 194.2। उसका जिसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.05। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए। एट द 25 डिग्री सेल्सियस the cell with the electrode are 1.5 सेंटीमीटर क्यूब इन सरफेस एरिया। इट मींस इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर की पार्ट इज फिल्ड विद 0.05 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो एरिया लेंथ है या दूरी है 0.5 सेंटीमीटर है और उसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड का इतना कंसंट्रेशन फिलअप है। इट मींस ये L आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, A दिया हुआ है, आपको एरिया दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल इलेक्ट्रोड्स इज 0.54। मतलब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभवांतर 5 वोल्ट है, तो आपको फाइंड क्या करना है, उसमें कितनी करंट का फ्लो क्या है। इसका मतलब आपको गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, ओके, एरिया गिवन है और इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ भी गिवन है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम के नियम के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं करेंगे, V = IR। ओके, I फाइंड करना है V/R। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, करंट। तो V क्या हुआ IR, I क्या हो गया V/R। ये आपको गिवन है, ये फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है, R स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। इट मींस द सेल कांस्टेंट। ओके, तो मैं आपको ये फार्मूला बता सकता हूं, R 1/K स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R 1/K इनटू सेल कांस्टेंट। ओके बेटा, अब K का वैल्यू फाइंड कहां से करेंगे, जहां से आपको मोलर कंडक्टिविटी पता है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m या डेल m क्या होता है, कैपा इनटू 1000/c। c क्या है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है और आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, आपको कैपा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, यहां से K का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कैपा का वैल्यू आ जाएगा। इस कैपा का वैल्यू को वैल्यू पुट कहां कर देना, इस फार्मूले में। कितना हो जाएगा 1000/0.05 इनटू 194.2 इनटू L। L कितना दिया था आपको, L कितना दिया है आपको 0.5, उल्टा ले जाओ उधर, तो ये कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो गया 1.5/0.50 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लो, यहां से आपको कैपा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहां से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, कैपा की, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और लेंथ कितना दे रखा है 0.50 और एरिया कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। यहां से आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये प्रतिरोध आ गया। क्या आ गया, प्रतिरोध। अब आपको निकालना क्या है, धारा, करंट निकालना। तो V = IR, I = V/R। R की वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां, और आपके यहां से करंट निकल जाएगा। ओके, तो कुल मिला के इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो फार्मूला बेस ही आते हैं, इसमें कोई ज्यादा डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आज अपन बात करेंगे फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना सर। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए, नीट जी बोर्ड। फैराडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 नियम है फैराडे के, फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम व इसके अनुप्रयोग।
अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन कि फैराडे का यूज कहाँ होता है, फैराडेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई फैराडे ने क्या बात की थी, फैराडे ये लॉ लेके क्यों आया था, इसका क्या यूटिलाइजेशन है ना। तो कोई भी जैसे देखो बेटा, कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं होता, डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है कि नहीं होता, बताओ बताओ, अरे होता है ना, एनोड क्या, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन में तो क्या होता है भैया, जो मेटल होती है वो क्या होती है, यहाँ पर रिड्यूस होकर डिपॉजिट होती है, और यहाँ पर मेटल का क्या होता है, धीरे 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 क्षरण होता है धीरे धीरे क्या होता है, एक तो लेता और एक देता है, ये क्या करता है, एक लेता और एक देता है, बराबर। सही, मेरे हिसाब से यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये बात फैराडे ये बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट की डिकम्पोजिशन के बाद कितनी मात्राएं जमा हुई और कितनी मात्राओं का क्षरण हुआ, अपन वो कैसे फाइंड करें, इसके लिए अपन फैराडे के नियम को पढ़ते हैं, बराबर। तो फैराडे का फर्स्ट जो लॉ है वो ये कहता है, कोई भी सेल, फैराडे के दो नियम है भैया ना, फैराडे के कितने नियम है, दो नियम है। बहुत ही शॉर्ट बात बता रहा हूँ आपको, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन एनसीईआरटी से पढ़ते रहो, आप मेन चीज या कॉन्सेप्ट सीख लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है और सेकंड लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ होता है वो एक सेल के अंदर डिपोजिशन की मात्रा को बताता है कि द्रव्यमान है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना द्रव्यमान क्या तौर पर जमा हुआ या क्षरण हुआ एक सेल का। जबकि जो आपके सेकंड लॉ है वो अलग अलग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब अपन इंटरलिंक कर देते हैं और समान धाराओं को प्रोवाइड कर देते हैं तो वहां पर कैथोड पर जमा हुई मात्राओं को बताता है, मतलब डिपॉजिट मास को बताता है। ओके, तो फर्स्ट में बात कर रहा था फर्स्ट लॉ की कि कोई भी सेल, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें ये क्या हुआ, एक एनोड हुआ और एक कैथोड हुआ, मतलब बीच में सेप्टा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हाफ सेल हो गया, एक लेफ्ट हैंड सेल हो गया और एक राइट हैंड सेल हो गया। ओके, वोल्टमीटर लगा दिया, इलेक्ट्रोलाइट का आपने इसके अंदर क्या किया, करंट का फ्लो किया, करंट का फ्लो करोगे तो ये तो कौन सा था भैया, एनोड था, और ये कौन सा था, कैथोड था। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कैथोड पर तो मात्रा जमा हुई और यहाँ से मात्रा क्या हुआ, क्षरण हुआ, कमी हुई, प्लेट क्या होगी, थिन होगी। ये कहता है कि यहाँ पर कितनी मात्रा का जमा हुआ, तो ये कह रहा है कि भी ये नियम कहता है कि करंट जितना आवेश का फ्लो होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें हाफ सेल में जितना आवेश का फ्लो होगा उस आवेश के फ्लो के समानुपाती इसके मास की मात्रा होती है, बराबर। इट मींस डिपॉजिट मास, मैंने क्या ध्यान से सुनना, डिपॉजिट मास, डिपॉजिट भी हो सकता है और क्षरण भी हो सकता है, इट मींस द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग मास, ठीक है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द Q, Q मींस द आवेश। कुछ टीचर्स ऐसे भी लिख देते हैं W = Q या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, मतलब आपने कितना आवेश प्रवाहित किया है वो आवेश ही उसकी द्रव्यमान की मात्रा को क्या करता है, डिपॉजिट करता है, बराबर। Q = क्या होता है, IT, I = Q/T होता है ना भाई, I = Q/T, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो M या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, IT, क्या हो गया, IT। जब अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं कांस्टेंट आता है Z, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट Z जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट, जो इसका वेट होता है अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद कितना चार्ज फ्लो हुआ। कहने का मतलब प्रति कूलाम कितना इक्विवेलेंट वेट जमा हुआ वो Z है। तो Z = क्या हो जाएगा, Z = E/96500। ये 96500 कहाँ से आया, एक फैराडे में कुल कितने कूलाम होते हैं, 96500। ओके, एक फैराडे = 96500 कूलाम, बराबर। तो इसकी वैल्यू याद रखो, W = E96500 × I × T। इस फॉर्मूले के बेस पर खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दबा के प्रैक्टिस करो, क्या करो, दबा के प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना। कहने का मतलब जो फर्स्ट लॉ है वो सिंगल सेल में आवेश की परवाह और
उसके डिपॉजिट मात्रा में क्या बताता है, संबंध बताता है कि इलेक्ट्रोलाइट में कितनी मात्रा डिपॉजिट हुई है, अमाउंट कितना डिस्चार्ज हुआ था, डिस्चार्ज अमाउंट, डिस्चार्ज अमाउंट। अब डिस्चार्ज कौन सा, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड अमाउंट। ओके, श्योर, समझ में आ गया। ओके, अपन बात करते हैं इसकी सेकंड की। अब मान लो सेकंड के अंदर ऐसे ऐसे 2-3 सेल बना दिए गए, वो तो एक सेल था, इसमें 2-3 सेल बना दिए, ये किसका, ये इलेक्ट्रोड हो गया और ये इलेक्ट्रोड इसका हो गया, इस सेल का, ये इलेक्ट्रोड ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। ध्यान से सुनना, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया और इसको इसके साथ अटैच कर दिया, बराबर। अब ये कहता है कि इन सभी सेलों में समान धारा को प्रवाहित कर दे, बराबर। सेल क्या है, देखो ध्यान सुनना, सेल है अलग अलग, अलग अलग सेल, लेकिन धारा, करंट की मात्रा क्या है, समान है। झटके बराबर देने हैं, बराबर झटके दोगे तो भी काम होगा, है ना, एकदम बराबर झटके देने। करंट की मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये कहता है कि जो अब इन अमाउंट ऑफ डिपोजिशन है या डिस्चार्ज अमाउंट है अलग अलग सेल्स के अंदर, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला आपस में इंटरलिंक है। देखो W इज इक्वल टू क्या था, E अपॉन 96500 into I into T। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, W अपॉन E IT अपॉन 96500, लिखा नहीं लिखा। अब मैंने ये सेल मान लिया A, ये सेल मान लिया B और ये सेल मान लिया C, 3 सेल मान लिए। तीनों सेलों के अंदर क्या होगा, रिड्यूसिंग अमाउंट होगा, वो अलग अलग होगा नहीं होगा, बट करंट क्या है, सेम है। इसका मतलब टाइम भी क्या हुआ, सेम। इट मींस मैंने लिख दिया WE अपॉन E सेल नंबर 1 बराबर WE अपॉन सेल नंबर B अपॉन WE अपॉन सेल नंबर E इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब सर कांस्टेंट कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये तीनों सेलों में कॉमन हो गया। डिफरेंट कौन हुआ, मास और इक्विवेलेंट वेट। मेरी बात समझ में आ रही है ना। इट मींस कहने का मतलब अलग अलग सेल में डिपोजिशन की मात्रा क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगी। ये कौन कहता है, सेकंड लॉ कहता है। सीधी सी बात, डिपोजिशन की मात्रा E समान W समान बराबर E, बराबर। अपन को क्या करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके बेस पर सॉल्व करने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन एनसीईआरटी से क्रैक करो, मेन कॉन्सेप्ट को समझो कि फर्स्ट लो सिंगल सेल को समझाता है, सेकंड लो मल्टीपल सेल को समझाता है। मल्टीपल सेल में करंट का फ्लो क्या रखना है, सेम रखना है। तो फर्स्ट लो और सेकंड लो आपस में क्या हुए, इंटरकनेक्ट हुए। एक्चुअली में फैराडे लो एक्सप्लेन क्या करता है, फैराडे लो एक्सप्लेन करता है किसको डिस्चार्ज अमाउंट, कब ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग डिस्चार्ज अमाउंट को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। हमेशा ध्यान रखना। ओके, अमाउंट ऑफ एन आयन डिस्चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ एन आयन डिस्चार्ज कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ओके, फैराडे के से मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन फैराडे नियम का यूज कहां करते हैं, देखो फैराडे की जो लो है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये मेटलर्जी से भी इंटरकनेक्टेड है। ओके, इसके एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन कैसे भी, जैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करना हो, मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज कितना हुआ है, कौन सा रिड्यूस कितना हुआ है, उसको ये एक्सप्लेन करता है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं अपन एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण, होता क्या है, अपन जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं मेटल्स के प्यूरिफिकेशंस के लिए, उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा मेटल कैसा रिड्यूस हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जिनका लो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हो, लो क्या हो, स्टैंडर्ड लो क्या हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हो। अब लो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बहुत सीधी सी बात है। तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा किसका होता है, जो मेटल क्या होते हो, रिएक्टिव होते हो। अब कौन से मेटल रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, फर्स्ट
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मेटल्स, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के मेटल्स के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपन फैराडे लॉ का यूज करते हैं और उसमें मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है और मेटल में उनकी जो जमा जो मात्रा होती है, डिपॉजिट जो डिस्चार्ज अमाउंट होता है, वो किसके समानुपाती होता है? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। ओके, शायद मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इट मींस एक्सट्रैक्शन में किस किस लिए यूज होता है? फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड एल्यूमिनियम। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है भाई? ओके, वेरी गुड। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस। सेकंड एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस। अब मान लो कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो, किसी भी रिएजेंट का, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो या कोई एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो, तो उसमें कौन सी गैसें कैसे प्रोड्यूस हो रही है? तो हमेशा ध्यान रखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स होंगे वो हमेशा कैथोड पर रिड्यूस होंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो कहाँ पर होंगे? एनोड पर होंगे। कहाँ होंगे? एनोड पर होंगे, ठीक है ना? तो दूसरी बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस। अब प्रोडक्शन ऑफ द गैसेस कौन से भैया? कौन कौन सी गैसें? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके प्रोडक्शन का एनालिसिस किया जाता है। इनके प्रोडक्शन का एनालिसिस किसके बेस पर किया जाता है? फैराडे के बेस पर किया जाता है कि किसकी कितनी मात्रा निकली है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, उस चीज को हमेशा ऑब्जर्व करना है। बराबर, मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? नीट का क्वेश्चन, आपको सोचना, ठीक है ना? 100% सोचना कि वाटर का जब अपन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, किसका? वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, इसलिए आप सोचना और मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके बताना कि सर आपके कैथोड पर ये वाली गैस निकलेगी। ओके, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद फिर अपन बात करते हैं इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। थर्ड एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखो बहुत इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, जैसे ये सेल बना दिया, सेल में ये कैथोड बना दिया, ये क्या बना दिया? एनोड बना दिया, जो भी बना दो आप, कुछ ही बना दो, ठीक है ना भैया? ये कैथोड बना दिया और आपने क्या बना दिया? एनोड बना दिया। ये लो यहाँ सेल बना दिया, इसमें क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस डाल दिया। मैं एक रफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ऐसा कोई अपन कॉन्सेप्ट को समझ रहे। मेरे इस चैनल को चलाने का मतलब है कि मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ाकर कॉन्सेप्ट बताऊं। ओके, मतलब कॉन्सेप्ट सिखाना है, मेरा उद्देश्य कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये क्या है भैया? एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। हमेशा ध्यान रखना, जब मेटल का प्यूरिफिकेशन करना हो तो एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है, जिसका करना हो इम्प्योर मेटल। बराबर, कैथोड किसका बनाया जाएगा? प्योर मेटल। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना हो उसी का हमेशा क्या डालना? इलेक्ट्रोलाइट डालना। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बता दिया, कॉपर सल्फेट। अब आपको क्या करना हो? कॉपर इम्प्योर है, उसका क्या करना है? प्यूरिफिकेशन करना है, इम्प्योर कॉपर का प्यूरिफिकेशन। ठीक है भाई? तो यहां से कैथोड क्या हुआ भैया? एनोड है, एनोड से क्या हुआ? कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ? +2। कहां चला गया? यहां चला गया। तो ये प्लेट धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और कॉपर यहां पर सॉलिड आके डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये +2 का यहां पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो कैथोड वाली जो प्लेट होगी वो तो मोटी हो जाएगी और एनोड वाली क्या हो जाएगी? छोटी। इन प्लेटों को खोल अलग करते रहो और वापस इम्प्योर प्लेटें डालते रहो, तो दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी और आपके डिपोजिशन की मात्रा ही पता चल गई। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। जब तक अपन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ही पता नहीं होता तब अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नीट बोर्ड सबके एग्जाम में पूछते हैं। कोई भी मेटल बेटा हाईली रिएक्टिव हो, जैसे अपन ने क्या किया, जैसे आयरन है। आयरन क्या है? काफी मेटल रिएक्टिव है। जब उसको अपन एयर में छोड़ देते हैं क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, मतलब संक्षारण हो जाता है, मतलब कोरिजन हो जाता है।
तो कोरिजन हो जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मेटल के जो लॉन्ग टाइम है धीरे धीरे रिड्यूस होता है, मेटल क्या पतला हो जाएगा, तो मेटल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। तो कोरिजन ऑफ मेटल या रस्टिंग ऑफ मेटल अपन जैसे कहते हैं, जैसे सिल्वर है, सिल्वर का ब्लैक होना, ये सब कंसीडर किसके अंदर किए जाते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे मान लो ये आयरन है ना, ये आयरन बहुत ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। अब अपन को काम ऐसा करना है कि इसके ऊपर एक दूसरी कोई भी मेटल जो लेस रिएक्टिव हो उसकी इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। तो वो कोटिंग करने के क्या करेगा, ये मेटल, ये बाहर वाला मेटल, ये बाहर वाला मेटल, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, अरे है नहीं भाई, तो लेस रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, एयर को आयरन के कांटेक्ट में आने से रोकेगा। अरे रेनकोट है एक तरह का, क्या है, बारिश आती तो अपन क्या करते हैं, रेनकोट पहन लेते हैं ना, तो अपन भीगते नहीं है। वैसे वैसे आयरन में भी क्या है, रेनकोट पहना दिया, रेनकोट पहना दी। कौन सी रेनकोट पहनाना है, जिसका रिएक्टिविटी आयरन से कम हो। यदि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन कर लेगा, तो अपन को क्या करना है बेटा, क्या करना है, उसी मेटल का बनाना है जिसका रिएक्टिविटी कम हो। ये मोस्टली कौन से मेटल ले जाते हैं, जिंक और टिन, जिंक और टिन का यूज ज्यादातर इसमें किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या कहता है, लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग मोर रिएक्टिव मेटल पर की जाती है। सीधी सी बात, इसका मतलब इन मेटल का जो रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल होगा, क्या होगा, रिड्यूसिंग पोटेंशियल वो आयरन की तुलना में क्या होगा, कम होगा, और तो क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो टिन और जिंक का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आयरन से कम होता है, इसलिए इसकी कोटिंग की जाती है। और ये कोटिंग किसके लिए हेल्पफुल होती है, ये कोटिंग हेल्पफुल होती है प्रोटेक्शन ऑफ कोरिजन, और रिएक्टिविटी को क्या कर देती है, रिएक्टिविटी टुवर्ड द एयर एंड ह्यूमिडिटी को क्या कर देती है, कम कर देती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, फैराडे के नियम का कॉन्सेप्ट बताया और इसके 3 एप्लीकेशन बताए। फैराडे के नियम का पहला क्या, 2 चीजें बताई ना, एक तो फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ किसमें होता है, एक ही सेल के लिए देखना कितनी डिपॉजिट मात्रा हुई, मतलब कितना ही उसके अंदर अमाउंट है वो ऑक्सीडाइज हुआ, कितना रिड्यूस हुआ। सेकंड लॉ में क्या बताया, जब अपन ने 2-3 सेल जोड़ दिए बट करंट क्या कर दी, इक्वल कर दी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा मैं इसके ऊपर, आपको कुछ थोड़े है ना 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा रहेगा। ज्यादा कांटेक्ट आप कर लिए मतलब व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। और एप्लीकेशन से मैंने क्या बताया थे, 3 एप्लीकेशन बताए, एक तो एक्सट्रैक्शन का एप्लीकेशन बताया, एक गैसेस का भी बताया था, है ना, और एक प्यूरिफिकेशन का बता दिया और एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बता दिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग काफी अच्छा सा है ना, तो मोस्टली तो इसमें 3 ही है कि प्यूरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन अपन दोनों में एक साथ डाल सकते हैं, और एक गैसों का प्रोडक्शन अपन देख लेते हैं, और एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप अच्छी तरह से याद कर लेना, और फैराडे के नियम में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप एनसीईआरटी में से रीड आउट कर लेना। कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दी, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। और इसके अंदर आपको ज़्यादा भी कोई कांटेक्ट करने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 9982555555। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो वीडियो को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और समझ गए? ओके, थैंक यू।